हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था अबाउट महाराजा गुलाब सिंह। तो उनके बारे में हमने आपको बोला था कि महाराजा गुलाब सिंह फाउंडर होते हैं डोगरा डायनास्टी के। महाराजा गुलाब सिंह फर्स्ट महाराजा होते हैं जे.एंड.के के। ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह किशोर सिंह के बेटे होते हैं। ओके। तो बहुत सारा हमने आपको बताया था महाराजा गुलाब सिंह के बारे में। हमने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 रिगार्डिंग द महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है। तो लेक्चर के एंड में हमने आपको पढ़ाया था गुलाब सिंह के बेटों के बारे में, द सन्स ऑफ द गुलाब सिंह। तो हमने आपको कल के लेक्चर में बोला था कि गुलाब सिंह के 3 बेटे होते हैं, मियाँ उद्यम सिंह या उत्तम सिंह आप बोलिए, मियाँ रणधीर सिंह या सुहान सिंह आप बोलिए, मियाँ रणबीर सिंह या फीना सिंह आप बोलिए। तो बिल्कुल गुलाब सिंह बीमार पड़ते हैं तो इनके बाद जो सदारत संभालते हैं वो होते हैं मियाँ रणबीर सिंह, इनके तीसरे बेटे जो होते हैं। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। महाराजा रणबीर सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं क्योंकि ये थर्ड सन होते हैं गुलाब सिंह के, और यही जो हुकूमत संभालते हैं अब जम्मू एंड कश्मीर की, वो यही संभालते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं महाराजा रणबीर सिंह के बारे में। तो महाराजा रणबीर सिंह यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में जो रेन अब उनका होता है वो होता है 1856 से लेके 1885 तक। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने क्या याद रखा? हमने ये याद रखा कि महाराजा रणबीर सिंह जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हुकूमत करते हैं 1856 से लेकर 1885 तक। ठीक है, ये हमने पहला पॉइंट याद रखा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। हम आपको इसलिए ऐसे पढ़ाते हैं पॉइंट वाइज ताकि आपको डेस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं देना है, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। इसीलिए थोड़ा सा हम एक एक पॉइंट एक एक सेंटेंस को इलाबोरेट करके आपके क्वेश्चंस जैसे बनाते हैं सो दैट आपको ये चीजें याद रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि महाराजा रणबीर सिंह ने 1856 से लेके 1885 तक यहां पे रूल किया जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं कि ही वॉज द थर्ड सन ऑफ गुलाब सिंह। ये भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। महाराजा रणबीर सिंह कौन से बेटे होते हैं गुलाब सिंह के? ये तीसरे बेटे होते हैं गुलाब सिंह के। ठीक है। लेकिन अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब उन्होंने रूल किया कश्मीर में तो उनका जो रूल है वो उसने कैसे किया। ठीक है। लोगों के साथ जुल्म मत किया, किन के साथ रिलेशनशिप रखी, दोस्ताना ताल्लुकात किन के साथ रखा। ठीक है। तो ये हम इस लेक्चर में आज सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इनके रूल के बारे में पढ़ना। तो यहां पे लिखा है ही अलाइड, वर्ड है अलाइड, ही अलाइड विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द स्पाई म्यूटिनी। सबको पता होगी, जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है उनको पता होगी स्पाई म्यूटिनी के बारे में, लेकिन जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, जिनको नहीं पता है रिगार्डिंग द स्पाई म्यूटिनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूटिनी थी अपने जमाने की, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि स्पाई म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी, आपने सुना ही होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857, जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी। इंडिया ने जब बगावत स्टार्ट की थी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। तो 1857 में जो बहुत ही बड़ी एक बगावत स्टार्ट होती है जिसका नाम पड़ा फिर रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उसी रिवोल्ट में क्या होता है, स्पाई म्यूटिनी होती है। ठीक है। और रिवोल्ट ऑफ 1857 कहां पे होता है? मेरठ से स्टार्ट होता है। मेरठ, हाँ वही मेरठ जो आज पुरानी दिल्ली में पड़ता है। ठीक है। तो इसी रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक स्पाई म्यूटिनी होती है। सर आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि सिपाही क्या होता है और म्यूटिनी क्या होती है, तो बताना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि सिपाही का मतलब होता है, जैसे कि आज हम वर्ड यूज करते हैं सिपा, ये सिपा है। ठीक है। सिपा मतलब होता है फौज में कोई इंसान, इसको सिपा कहते हैं। तो इसी तरह से हिंदुस्तानी एक टर्म है सिपाही जो विच इज रिलेटेड टू द मिलिट्री, विच इज रिलेटेड टू द इन्फेंट्री। ठीक है। तो सिपाही टर्म जो है इट इज रिलेटेड टू इन्फेंट्री। ठीक है। यानी इन्फेंट्री जो मिलिट्री है इट इज रिलेटेड टू दैट। ओके। तो मिलिट्री ने
इंडिया यानी जो मिलिट्री थी दैट वाज वर्किंग विद द ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश, यानी इंडिया के जो लोग थे, इंडिया के जो आर्मी मैन थे वो ब्रिटिश के अंडर काम करते थे। या हम ऐसे समझेंगे कि इंडियन आर्मी प्लस ब्रिटिश आर्मी एक साथ काम करती थी, लेकिन हुकूमत कौन करता था इस आर्मी पे? वो थे ब्रिटिश। ब्रिटिश ही गवर्न करता था, ब्रिटिश ही कंट्रोल करता था, ब्रिटिश ही गवर्नेंस करता था, ठीक है, इंडियन आर्मी की भी और ब्रिटिश आर्मी की भी, ठीक है। लेकिन जब रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो इंडिया की जो आर्मी होती है ब्रिटिश आर्मी में, वो क्या करते हैं? वो रेबेलियंस बन जाते हैं, वो भागी बन जाते हैं, वो रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं और इसी को नाम पड़ा सिपाही म्यूटिनी, ठीक है। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक बहुत ही बड़ी रेबेलियन होती है, वो होती है सिपाही म्यूटिनी, ठीक है, ओके। और अब इस सिपाही म्यूटिनी को क्रश करने के लिए इस महाराजा रणबीर सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो एक किस्म से हम ये समझेंगे एज पर द हिस्ट्री, मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बोला था कि मैं जो पढ़ा रहा हूं इट इज अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, ठीक है, मैं अपनी राय नहीं रखता हूं इसमें, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, जो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री में लिखा है मैं वही पढ़ाता हूं, ठीक है। तो हम ऐसे समझेंगे फिर के महाराजा रणबीर सिंह ने गद्दारी की थी अपने वतन के साथ, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उन्होंने अंग्रेजों के साथ अलाइड किया, ये अंग्रेजों के साथ चले गए, अंग्रेजों की तरफदारी की उन्होंने, और स्पाई म्यूटिनी और रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्रश करने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया, ठीक है, एज पर हिस्ट्री, ओके। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। और एक चीज जो 1857 रिवोल्ट में 1857 जो रिवोल्ट है उसमें एक और चीज यहां पे सामने आता है, वो ये कि ब्रिटिश लोगों ने कहा था कि यहां पे जो भी म्यूटिनर्स है, जो भी रेबेलियंस है, यानी जो भागी लोग हैं, जो सर्कस लोग हैं, जो अभी छुपे हुए हैं, यानी जो मिलिटेंट है, उनको कोई जगह नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या चीज करते हैं, महाराजा रणबीर सिंह भी उनके हुक्म का पालन करते हैं और इंडियन म्यूटिनर्स को अपनी रियासत में, अपने जम्मू एंड कश्मीर में जगह नहीं देते हैं, ठीक है, उनको असाइलम, इनको रिफ्यूजी नहीं देते हैं अपने स्टेट में, इन कैटेगोरिकली ऐलान करते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तानी, यहाँ पे जो भी म्यूटिनर है, जो भी रेबेलियन है, वो मेरे जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर होगा तो मैं उनको ब्रिटिश के हवाले कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यही ऐलान नहीं करता, इसके साथ साथ एक और ऐलान करता है। ऐलान क्या होता है? उनके जरिए ऐलान होता है कि जो भी ब्रिटिश के वुमेन्स है और ब्रिटिश के चाइल्ड्स है, यानी चिल्ड्रन, द ब्रिटिश वुमेन एंड ब्रिटिश चिल्ड्रन विल बी गिवन असाइलम, विल बी गिवन रिफ्यूज इन द JNK। तो JNK में इनको असाइलम दिया जाएगा, रिफ्यूज दिया जाएगा, उनको बाज़ाब्ता तौर पे स्वागत की जाएगी, किनको? ब्रिटिश की औरतों को और उनके बच्चों को, ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके। तो इसकी वजह से ये रवैया देख के हम आपको बताना चाहते हैं, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो इनके पिताजी थे गुलाब सिंह, ठीक है, वो भी बहुत ही ज्यादा, मैंने आपको कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में बोला था कि वो सीक्रेटली ही वाज द इंग्लिश साइडेड, वो अंग्रेजों के तरफदारी करता था, अंग्रेजों का साथ देता था, ठीक है। तो इसी तरह से उनकी जो संतान है, उनकी जो औलाद है महाराजा रणबीर सिंह, ये भी अंग्रेजों की ही तरफदारी करते हैं और जिसकी वजह से अंग्रेज खुश होके इनको इनाम देते हैं, ठीक है। अंग्रेज बहुत ही ज्यादा खुश होता है महाराजा रणबीर सिंह से, ओके, और जिसकी वजह से ये इनको इनाम देते हैं, महाराजा रणबीर सिंह को इनाम दिया जाता है, ठीक है, और इनको रिवार्ड दिया जाता है मोस्ट एक्साल्टेड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया 1862। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार ऑफ इंडिया के टाइटल से इसको रिवार्ड दिया जाता है, जो एक्साल्टेड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया होता है अवार्ड, वही इसको दिया जाता है 1862 में, ठीक है। क्यों? ऑब्वियसली ब्रिटिश तो देंगे क्योंकि ब्रिटिश खुश थे इनसे, ये ब्रिटिश की तरफदारी करते थे, ब्रिटिश का सपोर्ट करते थे। बस इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी हुकूमत में, उन्होंने अपने रेन में इतना ही नहीं किया बल्कि बहुत कुछ किया। क्या किया? दिल्ली को फतह करने के लिए चली थी ब्रिटिश आर्मी चली थी दिल्ली को फतह करने के लिए, बिसीज करने के लिए, और यहां पे हमारे महाराजा रणबीर सिंह अपनी फौज देते हैं ब्रिटिश को, कहते हैं जाओ, ये मेरी फौज रही, मेरी फौज आपके फौज से ऐड होके जाओ, दिल्ली पे रेड करो और दिल्ली को छीन लो, दिल्ली पे हुकूमत करो, ठीक है। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर उनको मदद करते हैं, ट्रूप्स भी देते हैं ताकि दिल्ली हड़प ली जाएगी, ठीक है।
तो इस वजह से ब्रिटिश बहुत खुश होती है। तो मैंने आपको बोला कि ब्रिटिश इनको फिर रिवार्ड देती है। रिवार्ड क्या था? मोस्ट एक्साल्टेड ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ द इंडिया। ठीक है। एक और चीज ये होती है कि इनको देख के, महाराजा रणबीर सिंह को देख के ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग बहुत खुश होते हैं। ठीक है, इनके वफादार थे तो ब्रिटिश लोग बहुत खुश होते हैं। सिर्फ रिवार्ड ही नहीं देते, बल्कि जो मैंने कल आपको ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाली पढ़ाई, उसमें अमेंडमेंट करते हैं ब्रिटिश लोग। उसमें एक और क्लास ऐड करते हैं, एक और प्रोविजन ऐड किया जाता है। वो प्रोविजन ये था कि अगर आपके संतान से अब कोई बच्चा नहीं होगा, ठीक है, यानी अगर कोई चाइल्ड आपके संतान से, मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड नहीं होता है जो कल को हुकूमत संभाले। ठीक है, देखो पहले आपको बैकग्राउंड बताना चाहते हैं, ये आपको समझ पॉइंट उसी से आएगा। एक रूल जारी हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेन यहां पे, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको तो पता होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको हम आज बताएंगे क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने किया था जारी। ठीक है, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने जारी किया था। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था? इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यह फंडा था कि अगर कोई राजा है किसी स्टेट का, अगर उसकी अपनी संतान नहीं हुई तो वो स्टेट चली जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और हिस्ट्री में लिखा है कि इस ऑर्डर की वजह से 8 आईसी स्टेट्स है, 8 आईसी स्टेट्स, जैसे जो इस ऑर्डर से 8 स्टेट्स ब्रिटिश के कब्जे में चली गई। ब्रिटिश ने ऑर्डर जारी किया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर अगर किसी हुकूमत में, अगर किसी राजा का अपना बेटा या अपना कोई वारिस नहीं है तो वो किसी और से अडॉप्ट नहीं कर सकता है, वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और इसको फिर हुकूमत संभालने नहीं दे सकता, बल्कि ये हुकूमत फिर ब्रिटिश को जाएगी, यानी ये स्टेट फिर किसको जाएगी? ब्रिटिश को जाएगी। और ब्रिटिश ने इस ऑर्डर के तहत 8 स्टेट्स ऑफ इंडियन के 8 प्रिंसली स्टेट्स अपने कब्जे में किए। ठीक है, फिर से बताना चाहेंगे, फिर से कंफ्यूजन दूर करेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सर क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? फर्स्ट पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इशूड बाय द लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या बोला कि अगर किसी राजा जो किसी स्टेट में हुकूमत कर रहा है, अगर उसको अपना बेटा या अपनी संतान नहीं हुई ताकि वो कल को इसके बाद आए वहां पे रूल करने के लिए, तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, राजा किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, बल्कि वो हुकूमत फिर चली जाएगी ब्रिटिश को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर इस स्टेट को भी अब संभालेगी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहती है फिर उस स्टेट पे। ठीक है, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अकॉर्डिंग टू द डलहौजी। लेकिन 1860 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में हुई थी, इस ट्रीटी को अमेंड किया जाता है, इस ट्रीटी को एडिशन किया जाता है। वन मोर क्लास, वन मोर प्रोविजन हैज बीन एडेड इन 1860 इन दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। इसमें यह कहा जाता है कि सब पे रूल अप्लाई होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक्सेप्ट द डोगरा पीपल। तो डोगरा के लिए ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा इसके रूल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर डोगरा के लोग जो है, अगर उनकी संतान कल को नहीं भी जनी तो वो किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं और वो अडॉप्टेड चाइल्ड फिर हुकूमत संभाल सकता है। ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। ओके, इसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के दौर में क्या होता है? महाराजा गुलाब सिंह के दौर में एनेक्सेशन ऑफ गिलगित होता है। फिर से एक बार गिलगित को कब्जा करना पड़ता है, फिर से एक बार गिलगित को अपने कब्जे में करना पड़ता है। कैसे? क्योंकि गिलगित में क्या होता है, जब गुलाब सिंह आखिरी दौर में होते हैं, उनकी तबीयत बहुत ही खराब होती है, बहुत ही नासाज होती है उनकी तबीयत। ठीक है, बहुत बीमार पड़ जाते हैं। तो गिलगित के लोग ये देख के क्या करते हैं काम, ये रेबिलियन स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वहां पे, ठीक है, मिलिटेंट अप्रोच करना चाहते हैं, ये वहां पे बागी बन जाते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द गुलाब सिंह गवर्नमेंट। ओके, और जिसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज हो जाती है ट्रूप्स ऑफ डोगरा ट्रूप्स के, यानी डोगरा जो ट्रूप्स है, डोगरा के जो यानी जो आर्मी थे, उनकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो जाती है, वो मर जाते हैं। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि गिलगित में रेबिलियन खड़ा होते हैं, गिलगित में रेबिलियंस खड़ा होते हैं, बागी बन जाते हैं लोग, वहां पे बगावत पे आते हैं। ओके, तो महाराजा रणबीर सिंह अब क्या करेंगे? देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी फौज ले जाते हैं, गिलगित चले जाते हैं, गिलगित पे चढ़ाई करते हैं और गिलगित को सक्सेसफुली कैप्चर करते हैं।
ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि गिलगित कब फिर से कैप्चर हुआ, एनेक्स हुआ, ये महाराजा रणबीर सिंह के दौर में एनेक्स हुआ, ठीक है, कैप्चर हुआ। ओके, यहां तक समझ आया? अगर किसको समझ नहीं आता होगा तो मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूं, आप कमेंट लिखा कीजिए, कमेंट्स में अपना 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 पोस्ट वहां पे कीजिए कि कमेंट में कि आप को क्या समझ नहीं आया, या क्या एडिशनल पॉइंट आपको बताना है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगी कि मुझे पता चले, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। या किसी को समझ नहीं आया होगा तो सेपरेटली ही कैन टॉक टू मी, मैं उनको समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हाँ, इसके बाद हम बढ़ते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके जेके एसएसबी अकाउंटेंट असिस्टेंट के एग्जाम में। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से पूछते हैं? वो पूछते हैं रिफॉर्म्स पोर्शन से, यानी कौन सा जो राजा था, इनकी हुकूमत में कौन कौन से रिफॉर्म्स है, ज्यादातर क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, ठीक है। तो हम भी वहीं पे बढ़ते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है कि इनकी गवर्नमेंट में, इनके रेन में एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म हुआ, वो था रणबीर पेनल कोड। हाँ, बिल्कुल वही रणबीर पेनल कोड जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने से पहले यहां पे एप्लीकेबल था जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसकी शुरुआत किसने की? इसका इंट्रोडक्शन, इसकी इनिशिएशन महाराजा रणबीर सिंह ने की। तो इन्हीं के नाम पे ऑब्वियसली नाम पड़ा फिर रणबीर पेनल कोड, ठीक है। जानते हैं थोड़ा सा इस रणबीर पेनल कोड के बारे में, क्या चीज था ये रणबीर पेनल कोड। तो रणबीर पेनल कोड मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम था उस टाइम का, यानी जुडिशियल सिस्टम, यानी इसमें बहुत सारे लॉज फ्रेम किए गए। इसमें लॉज रिगार्डिंग द सिविल एंड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इसके हम कैसे, अगर कोई ये क्राइम करेगा तो उसको कौन सी सजा दी जाएगी, अगर कोई ये सिविल ऑफेंस करेगा तो उसको कौन सी सजा दी जाएगी। तो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम ये बन गया था, जो आर्टिकल 370 से पहले पहले कश्मीर में भी एप्लीकेबल था, क्योंकि कश्मीर में इंडियन पेनल कोड तो एप्लीकेबल था ही नहीं। क्यों? क्योंकि कश्मीर हैज गॉट इट इज ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कश्मीर को तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंडर वो खुद यहां पे देखता था, कॉन्स्टिट्यूट करता था, गवर्न करता था। लेकिन जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो फिर इंडियन पेनल कोड अब यहां पे अप्लाई हो गया। ओके, तो इसमें क्या चीज था? इसमें सिविल एंड क्रिमिनल लॉज इसमें रिटन थे और कंसोलिडेटेड थे, इसमें लिखे गए थे। ओके, तो इसको फॉलो किसने किया? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ऑब्वियसली जुडिशियल सिस्टम हैंडेड ओवर टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये जो जुडिशियल सिस्टम था ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के हवाले किया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, देखो इंडिया में अगर आप देखेंगे अभी 3 ऑर्गन्स है। वन इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन, यहां पे आपको समझाएंगे थोड़ा सा। वन इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन, अनदर इज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, एंड नंबर 3 इज जुडिशियरी ऑर्गन, ठीक है। लेजिस्लेटिव आपको पता होते हैं, एमपीज, एमएलएज, मंत्री वो होते हैं लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव में भी वही आते हैं जो कैबिनेट होता है, या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं इसमें, ठीक है। आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, या इसमें यूनियन जो मिनिस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ दिस, मिनिस्ट्री ऑफ दैट, मिनिस्ट्री ऑफ दैट, ये होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ठीक है। और इसके बाद एक और ऑर्गन जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो है जुडिशियल ऑर्गन, ठीक है। सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, पूरे इंडिया में आप इंक्लूडिंग जम्मू एंड, वो जुडिशियरी, यानी जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, जिसमें हाई कोर्ट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और जहां पे आपको पता है कि अगर आप रिट जारी कर सकते हैं अंडर द सुप्रीम कोर्ट, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। तो ये कौन आर्टिकल कहता है? आपने तो पढ़ा होगा, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी देता है कि यू कैन इशू द रिट्स। इसी तरह से अगर आपकी कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है तो यू कैन गो टू द हाई कोर्ट ऑफ योर स्टेट। हाई कोर्ट को आर्टिकल 226, अंडर द आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को अथॉराइज मिलता है, अथॉरिटी मिलती है कि यू कैन टेक द रिट्स, ठीक है। और हाँ, एक और क्वेश्चन यूपीएससी में आया था क्वेश्चन के, आप बताइए कि रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है क्या वो सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा है या हाई कोर्ट को ज्यादा है? आप सब जो भी लेक्चर देखते होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का, आपके जवाब का इंतजार रहेगा कि जो ज्यूरिसडिक्शन है फॉर द रिट्स, जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है क्या वो सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा है या हाई कोर्ट को ज्यादा है। मैंने आपको बोला कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 32 के जरिए रिट ज्यूरिसडिक्शन की जो अथॉरिटी मिल चुकी है, और इसी तरह से हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के जरिए अथॉरिटी मिलती है फॉर रिट ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन अब आपको ये बोलना है कि ज्यादा किसको है, पावर ज्यादा किसको है, यानी वाइड बेसिस किसको है रिट ज्यूरिसडिक्शन के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट को है या हाई कोर्ट को है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन माय कमेंट सेक्शन।
ओके खैर मैं यहाँ पे डिवेट हो गया, तो बस आपको समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑर्गन्स, ये तो अलग अलग ऑर्गन्स है। लेकिन जब इन्होंने कोड बनाया, जब इन्होंने रणबीर पैनल कोड बनाया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को दी, ठीक है, यानी ये लॉज फ्रेम करना, ये लॉज इंप्लीमेंट कराना, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन अब क्या है, अब तो यहाँ पे जुडिशरी है, ठीक है, लेकिन तब जाके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को मिला था। और इसमें क्या था, सेपरेट प्रोविजंस वर बिल्ट फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे उनके लिए अलग से कानून बनाए गए, ठीक है, ओके। और उनके रूल में क्या था, 2 दरबार इन ए डे, यानी दिन में 2 बार दरबार लगता था। दरबार इन द सेंस कि जो दरबार के मतलब क्या होता है, दरबार होता है कि बादशाह बैठता था उधर, उनके सामने उसके मिनिस्टर्स होते हैं और वो किसी डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग द स्टेट अफेयर, स्टेट में क्या होता है, क्या नया चीज करना है, दैट वाज कॉल्ड एज द दरबार, ठीक है। तो दिन में ये 2 बार लगता था। अब यहां पे एक और रिफॉर्म, एक तो हुआ ये रणबीर पैनल कोड, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंटली याद रखना है। दूसरा ये है कि ही फाउंडेड सेपरेट डिपार्टमेंट उन्होंने फाउंड किए, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स डिपार्टमेंट, सिविल अफेयर्स एंड आर्मी, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, ओके। इसके बाद एक और पॉइंट वो ये कि ही फाउंडेड ए सिल्क फैक्ट्री इन द स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में उन्होंने सिल्क फैक्ट्री बनाई। इसके बाद ही आल्सो प्रमोटेड इट्स ट्रेड, इसका ट्रेड भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, ओके। और शाल इंडस्ट्री भी उनके जमाने बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो गई। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे लिखा है अपोजिशन टू द रेजिडेंट। देखो क्या चीज होता है, बेसिकली ये पढ़ाना क्यों जरूरी है, अपोजिशन टू द रेजिडेंट। हमने आपको अपने एक लेक्चर में बोला, आई डोंट रिमेंबर कि किस लेक्चर में बोला था कि यहाँ पे जो ब्रिटिश होते थे वो जब कोई स्टेट, प्रिंसली स्टेट कोई होती थी, तो वो अपना यहाँ पे एक इनके आदमी होते थे जो इनके कोर्ट में होते थे, जो मैं अभी दरबार की बात कर रहा था, दरबार में बैठते, यानी मिनिस्टर राजा क्या बोलेगा कि इनको क्या करना है अपनी स्टेट में, कौन कौन से ये रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, क्या ये अंग्रेज के खिलाफ तो मत कुछ बोलते हैं, अंग्रेज के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश तो मत करते हो। तो इसी वजह से इनके कोर्ट में 1 या 2 अंग्रेज के नोबलमैन होते थे, अंग्रेज के लोग होते जिनको रेजिडेंट कहा जाता था, ठीक है। लेकिन जब रणबीर सिंह यहां थे तो उस टाइम यहां पे एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, तो वो रणबीर सिंह को खत लिखते हैं और बोलते हैं कि हम भेजेंगे यहां से 1-2 रेजिडेंट्स, वो आपके कोर्ट में रहेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन महाराजा रणबीर सिंह क्या करते हैं, महाराजा रणबीर सिंह उनको जवाब में लिखते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, ऐसा कोई क्लाज ही नहीं है जिसमें लिखा होगा कि आपका कोई आदमी आएगा हमारी कोर्ट में रहेगा। एक तो ये चीज, दूसरी ये चीज कि आपने तो देखा ही होगा कि महाराजा रणबीर सिंह के जो पिता थे जिनका नाम था महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने अंग्रेजों की कितनी खिदमत की थी, ठीक है। तो ये उनको याद दिलाते हैं कि यानी गुलाब सिंह ने आप लोगों की कितनी खिदमत किया, तो इसके बदले में आप हमें ये सलाह दोगे कि अब आप यहाँ पे अपना रेजिडेंट भी रखोगे, आप हम लोगों पे शक करते हैं अब, तो इसका मतलब यही हुआ। तो इनडायरेक्टली महाराजा रणबीर सिंह ने उनको जवाब दिया कि नहीं, वी डोंट वांट एनी रेजिडेंट इन आवर कोर्ट ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के आदमी हमें अपने कोर्ट में नहीं चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने टोटली उनको रिजेक्ट किया, ओके। और उनको ये भी लिखते हैं, महाराजा गुलाब सिंह उनको ये भी लिखते हैं, कहते हैं कि हमने आपको सिपाही म्यूटिनी में बहुत सारा मदद किया और इसके बदले में हमने आपसे कोई जागीर भी नहीं ली, इसके बदले में हमने आपसे कोई जागीर भी नहीं ली, तो आप हम पे ये क्यों जुल्म करेंगे, अपना रेजिडेंट यहाँ पे लाएंगे अब, ठीक है। तो ये था एक और पॉइंट जहां पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि महाराजा रणबीर सिंह का ही रेन था जब यहां पे डोगरा पीपल ने रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश को यहां पे टोटली अपोज किया, टोटली रिजेक्ट किया, ओके। इसके बाद 1882 में क्या होता है, रणबीर सिंह, मैंने आपको बोला 1885 तक इनका रूल चलता है, क्यों? क्योंकि इसके बाद इसकी डेथ होती है। जब ये थोड़ा सा बीमार पड़ते हैं तो रणबीर सिंह खत लिखते हैं ब्रिटिश गवर्नर को, ठीक है। तब कौन होते हैं? तब होते हैं लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन को एक खत लिखते हैं और उनको कहते हैं कि लॉर्ड रिपन साहब, मेरे मरने के बाद, यानी रणबीर सिंह के मरने के बाद जो राजा बनेगा, डोगरा डायनास्टी का जो राजा बनेगा, वो बनना चाहिए अमर सिंह, ठीक है। वो कौन बनना चाहिए? अमर सिंह। उनके यंगर सन जो होते हैं अमर सिंह, वही बनना चाहिए।
लेकिन जब उनकी वो फोर्थ होती है, जब उनका इंतकाल होता है 1885 में, तो लॉर्ड रिपन साहब किनको बनाते हैं यहाँ के रूलर? ये बनाते हैं प्रताप सिंह को, ठीक है। और इनके बाद जो सक्सेसर होते हैं रणबीर सिंह के बाद, वो होते हैं प्रताप सिंह, ठीक है। और एक और चीज होता है, इनके मरने के बाद यहाँ पे एक रेजिडेंट भी अपॉइंट होता है। क्यों अपॉइंट होता है? क्योंकि प्रताप सिंह ने चालाकी की होती है, वो अलग से जाके खत लिखते हैं लॉर्ड रिपन को, बोलते हैं कि लॉर्ड रिपन साहब, आप अगर मुझे राजा बनाएंगे तो मैं यहाँ पे आपका रेजिडेंट अपने कोर्ट में रखूंगा। और वो लोग क्या काम करते हैं? वो प्रताप सिंह को चुनते हैं एज ए न्यू राजा, ठीक है, एज ए न्यू महाराजा। तो 1885 के बाद फिर प्रताप सिंह यहाँ पे आते हैं। अब थोड़ा सा हम इनके बेटे के बारे में पढ़ते हैं, रणबीर सिंह के बेटों के बारे में। तो रणबीर सिंह के भी 3 बेटे थे। एक था राम सिंह, दूसरे थे राजा अमर सिंह, जिनके बारे में रणबीर सिंह ने बोला था उनको कि इसी को राजा बनाना। क्यों? इसलिए बोला था क्योंकि बहुत ही वाइज था, बहुत ही चालाक था। तीनों भाइयों में से सबसे चालाक था अमर सिंह, ठीक है। तो इसीलिए रणबीर सिंह ने बोला था कि अमर सिंह को बादशाह बनाया जाए, उनकी वसीयत थी। लेकिन हाँ, एक तो थे उनके बेटे राम सिंह, दूसरे थे अमर सिंह और तीसरे थे प्रताप सिंह। और फिर पिक्चर में कौन आते हैं? प्रताप सिंह। क्यों? लॉर्ड रिपन ने उनको चुना। आपके क्वेश्चन एसएसबी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रताप सिंह को किसने बादशाह बनाया? वो लॉर्ड रिपन ने चुना उनको। तो अमर सिंह के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि अमर सिंह के बेटे होते हैं महाराजा हरि सिंह। और महाराजा हरि सिंह जो आखिरी डोगरा रूलर होते हैं, ठीक है। तो हम जाके फिर बाद में वो पढ़ेंगे महाराजा हरि सिंह। लेकिन यहाँ पे याद रख लीजिए कि राजा अमर सिंह के बेटे होते हैं महाराजा हरि सिंह, ठीक है। और महाराजा अमर सिंह खुद रणबीर सिंह के बेटे हुए थे। तो इन शॉर्ट क्या हम पढ़ेंगे? इन शॉर्ट हम ये पढ़ेंगे कि रणबीर सिंह के 3 बेटे होते हैं, राम सिंह, राजा अमर सिंह और प्रताप सिंह, ठीक है। अब मैंने आपको इनके रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है। लेकिन ये रिफॉर्म्स थोड़े से कम है, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हम थोड़ा सा और रिफॉर्म्स इनके बारे में पढ़ेंगे और क्रैक्स पढ़ेंगे कि मैंने आपको इस लेक्चर में क्या बताया, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि उनका रेंज जो होता है वो स्टार्ट होता है कब? 1856 से लेकर 1888 तक, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये भी बोला कि ये गुलाब सिंह के बेटे हुए थे, गुलाब सिंह की तबीयत खराब होती है, तब जाके रणबीर सिंह बादशाह बनते हैं। हाँ, इसके बाद ये कंस्ट्रक्ट करते हैं रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं महाराजा गुलाब सिंह, लेकिन एंड करते हैं रणबीर सिंह, इनके बेटे, 1857 में। और 1857 में मैंने आपको सिपाही म्यूटिनी के बारे में भी बताया, ये ब्रिटिश का साइड करते हैं उस टाइम, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो ये कि ही वाज ए स्कॉलर ऑफ पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज के बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, और इसी वजह से उन्होंने संस्कृत पाठशाला खोला। कहां? रघुनाथ मंदिर में, ठीक है। वहां पे उन्होंने बहुत सारे मकतब्स और पाठशाला खोली। सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, हु इज नोन एज द स्कॉलर ऑफ द संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज अमंग द डोगरा डायनास्टी? तो वो थे महाराजा रणबीर सिंह, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक और रिफॉर्म लाए, वो था ही फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू टैक्स। लैंड रेवेन्यू टैक्स जो था, यानी जो लैंड से जो आप कल्टीवेट करते थे लैंड, तो बादशाह को टैक्स देना पड़ता था। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोड्यूस जितना निकलता था तो उसमें से कुछ टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उन्होंने वो फिक्स कराया कि कितना टैक्स देना है, उन्होंने वो फिक्स कराया, वो टैक्स फिक्सेशन का काम उन्होंने ही किया, ठीक है। और इसके बाद 3 मेन डिपार्टमेंट जो मैंने आपको बोले वो यहाँ पे उन्होंने सेटअप करा। एक था रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट। रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट भी इन्होंने यहाँ पे डिपार्टमेंट सेटअप कराया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया अलग, सिविल डिपार्टमेंट अभी अलग डिपार्टमेंट है, और मिलिट्री डिपार्टमेंट अभी अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रणबीर पेनल कोड के बारे में, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे ये कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ही एंडेड द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन शॉल। यानी शॉल पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी कि फॉर एग्जांपल अगर आप शॉल को एक्सपोर्ट करते थे कहीं किसी दूसरी कंट्री में, तो यहाँ पे जो शॉल एक्सपोर्ट करता था उसको बेचारे को पैसे देने पड़ते थे गवर्नमेंट को। यानी अगर उसने बेचा था शॉल सपोज 1 लाख रुपए में, तो उसमें से उस 1 लाख रुपए में से कुछ पैसे आप उनको देने पड़ते थे गवर्नमेंट को। दैट वाज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी और शॉल को एंड कराया यहाँ पे, ठीक है। और सिल्क मेकिंग में भी आपको मैंने बोला उन्होंने सिल्क इंडस्ट्री यहाँ पे बनाई थी। और इन्हीं के दौर में टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। यानी एट हिज टाइम वो एस्टैब्लिश हुई थी यहाँ पे। और इन्हीं के नाम पे एक जो सिटी है आज वो है रणबीर सिंह पुरा, ठीक है, RS पुरा जिसे आप जानते हैं।
ही वॉज द फर्स्ट प्लानट सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट प्लानट सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थी? वो थी रणबीर सिंह पोरा। वो किन के नाम पे थी? वो थी इन्हीं के, रणबीर सिंह के नाम पे ही थी। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। 1-2 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे आपके हिस्ट्री पोर्शन को। इसके बाद आपको जो भी कुछ पढ़ना होगा रिगार्डिंग द जेके के एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था वो भी, उसका आंसर भी वहां पे लिख लीजिए। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह वही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।